नमस्कार दोस्तों। संडे को चाइना के अंदर काफी बड़ा पावर आउटेज देखने को मिला, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि बिटकॉइन के प्राइसेस में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है। करीब 14-15% अचानक से फॉल देखने को मिला था। यहां पर आप न्यूज भी देख पाओगे। बिटकॉइन प्लंजेस 14% टू $51,000 ड्यू टू पावर आउटेज इन चाइना। तो इसके बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली चाइना में हुआ क्या। लेकिन आपके लिए यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि जो बिटकॉइन माइनिंग होती है, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा कंजम्पशन होता है। तो यहां पर दोनों का रिलेशन क्या है उसको हम समझेंगे। प्लस इसकी वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट निकलता है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है आज के डेट में, अगर आप देखोगे तो कोल बेस्ड पावर प्लांट की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसकी वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी बढ़ते जाता है। तो इन सबके चीजों को लेकर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021, 22, 23 के लिए, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों साथ में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जो बिटकॉइन है, अगर आप जितने भी क्रिप्टो करेंसीज देखोगे पूरे विश्व के अंदर, तो जो बिटकॉइन है वो सबसे बड़ा है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो सबसे ज्यादा है। तो संडे को क्या हुआ कि करीब $63,000-65,000 के आसपास ये करीब चल रहा था, और इसमें अचानक से 14% की गिरावट देखने को मिली और ये $51,000 पर आ गया। आप समझ सकते हो कि ये बहुत बड़ा एक तरह से क्रैश ही आप एक तरह से कह सकते हो इसको। तो यहां पर क्या हुआ कि चाइना के अंदर जो शिनजियांग रीजन है, आपको पता होगा शिनजियांग अक्सर न्यूज में रहता है उइगुर मुस्लिम्स को लेकर। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो शिनजियांग प्रोविंस है, इसी में यहां पर काफी बड़ा पावर आउटेज देखने को मिला था। और बताया जाता है कि विश्व भर में जो भी जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है, ट्रांजैक्शंस अप्रूव किए जाते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होता है। और ये जो रीजन है शिनजियांग प्रोविंस, वहां से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां पर इलेक्ट्रिसिटी में गिरावट देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा, तो ओवरऑल जो ट्रांजैक्शंस हैं बिटकॉइन का, उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो अगर हम आउटेज की बात करें यहां पर, तो बताया जा रहा है कि कुछ फ्लड जैसा माहौल हो गया था, फ्लडिंग हो गया था, सिक्योरिटी इश्यूज हो गया था जो पावर प्लांट्स हैं चाइना के अंदर, जिसकी वजह से मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी थी जितने भी पावर स्टेशंस हैं, और मेंटेनेंस चल रहा था। इसी की वजह से अचानक से काफी सारा जो पावर है उसको कट करना पड़ गया था, और इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रांजैक्शंस पूरे नहीं हो पा रहे थे। बेसिकली जो एक्सचेंज होता है वहां तक पहुंच नहीं रहा था। अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है तो उसकी वजह से अचानक से क्या हुआ कि यहां पर बिटकॉइन के प्राइसेस गिरने लग गए, और जब भी कोई सेल ऑफ होता है तो फर्दर यहां पर उसका रिपरकशन देखने को मिलता है। तो इसका प्राइस करेक्शन होता गया और फाइनली बताया गया कि 14% के आसपास गिरा। ऑल्दो थोड़ा बहुत ये इंप्रूव हुआ था, लेकिन अभी भी करीब $54,000 के आसपास ही ये चल रहा है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसको कहा जाता है हैश रेट। हैश रेट बेसिकली क्या होता है कि ये दिखाता है कि जो बिटकॉइन का पूरा नेटवर्क है पूरे विश्व के अंदर, जो बिटकॉइन नेटवर्क है पूरे विश्व के अंदर, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी कितनी है। अगर कैपेसिटी ज्यादा होगा तो जो हैश रेट है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर प्रोसेसिंग कैपेसिटी, अब देखो प्रोसेसिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि अगर आप कोई बिटकॉइन का ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, किसी को भेज रहे हो, तो इसके लिए प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी फाइनली। तो इसके लिए क्या है कि आपको कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि उसकी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी कितनी है ट्रांजैक्शंस करने की, उसी को यहां पर कहा जाता है हैश रेट। यहां पर आप देख पाओगे पिछले एक हफ्ते का ये चार्ट दिखा रहा है, और यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जो संडे को अभी जस्ट हुआ था ना, हैश रेट में अचानक से बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो बेसिकली क्या है कि हैश रेट गिरने से डायरेक्टली प्राइस ड्रॉप नहीं होता है, लेकिन हां, हैश रेट गिरा इसका मतलब क्या है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी गिर गई, जिसकी वजह से यहां पर इसका इंपैक्ट आपको इसके प्राइसेस पर देखने को मिला। क्योंकि ट्रांजैक्शन स्लो हो जा रहा है यहां पर, मैंने आपको जैसा बताया, क्योंकि इसी की वजह से ट्रांजैक्शंस होगा, तो सारी चीजें गिरने की वजह से यहां पर जो बिटकॉइन का प्राइसेस है वो आपका यहां पर 14% गिर गया था। तो यहां पर अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यूजुअली आपने सुना होगा कि बिटकॉइन को कहा जाता है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आज के डेट में अगर हम रूपी की बात करें, डॉलर की बात करें, पाउंड की बात करें, ये सब क्या है, ये फिएट करेंसी है। बेसिकली यहां पर जो सेंट्रल बैंक हैं वो इसको कंट्रोल कर सकती हैं, जब भी इसकी सप्लाई बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, मतलब उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन
बिटकॉइन को ऐसा बोला जाता कि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन ये भी कहना आप गलत होगा कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क कर रहा है और किसी देश के अंदर अगर हम उसके प्राइसेस को चेंज या कुछ करना चाहें तो अचानक से अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए, कुछ हो जाए इस तरह की चीजें, तो उसके प्राइस के ऊपर इंपैक्ट आएगा। मतलब ये फ्रीली वो नहीं है कि उसके सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे वर्क करे, कहीं ना कहीं पावर और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आप कह सकते हो कि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी नहीं है। चलिए यहां पर अब हम और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जो रिलेशनशिप है, जो बिटकॉइन क्रिएट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है, इन दोनों के रिलेशंस को समझते हैं थोड़ा सा। आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए आपको ये तो पता होगा कि जो बिटकॉइन है उसको बोला जाता है कि लिमिटेड नंबर्स में है, मतलब अनलिमिटेड आप इसको नहीं कर सकते हो सकता है आगे चलकर कुछ चेंजेस हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी के लिए बताया जाता है कि मैक्सिमम 21 मिलियन बिटकॉइंस ही प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अभी के हिसाब से बताया जाता है कि करीब 18.5 मिलियन के आसपास प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं। तो बाकी के भी लगातार यहां पर क्या किया जाता है, माइनिंग की जाती है उसकी। माइनिंग कैसे होता है, बेसिकली जो हाई टेक कंप्यूटर्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, लंबे समय तक लगातार उसको चलाया जाता है। हाई टेक कंप्यूटर्स को जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं वो कैलकुलेशन करता रहता है लगातार कंप्यूटर, और इसकी वजह से जो बिटकॉइन है वो आपका प्रोड्यूस होता रहता है। तो मैक्सिमम 21 मिलियन तक ये प्रोड्यूस होता रहेगा। तो जो इन्हीं को कहते हैं माइनर्स, जो ये पूरा काम करते हैं इसको कहते हैं माइनर्स। और माइनर्स का काम सिर्फ यही नहीं होता है, माइनर्स का काम एक और होता है, वो है ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करना। अगर आपने अपना बिटकॉइन किसी और को ट्रांसफर किया, किसी ने तीसरे को ट्रांसफर किया, तो उसका जो अप्रूवल है वो भी यहां पर दिया जाता है। तो जो माइनर्स होते हैं उनको फायदा क्या होता है, वो इतना सारा कंजम्पशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहे हैं, हाई टेक कंप्यूटर अपना समय दे रहे हैं उसके अंदर। तो यहां पर जो माइनर्स होते हैं, एक तो अगर वो माइनिंग करेंगे तो उनको बिटकॉइन मिल जाएगा, तो वो उनके लिए एक तरह से फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा वो ट्रांजैक्शंस अप्रूव करने में मदद करते हैं। तो इससे क्या होगा बेसिकली कि उनको ट्रांजैक्शन चार्जेस होता है ना, जैसे बैंक हो गया एक तरह से, उसको ट्रांजैक्शन चार्ज मिलता है, तो उसी प्रकार से उनको भी ट्रांजैक्शन चार्ज मिल जाता है। लेकिन यहां पर आपको आई होप की प्रॉब्लम आप समझ में आ रही होगी कि माइनिंग की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, और ऐसा बताया जाता है कि जितना ज्यादा कॉइन है मार्केट के अंदर उसकी वजह से और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, और ज्यादा यहां पर पावर लेगा माइनिंग करने के लिए। तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यहां पर। इनफैक्ट यहां पर आप देख पाओगे 2017 में करीब बताया जा रहा था कि हर साल 30 टेरावाट आवर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन आज के डेट में देखिए ये दोगुना से भी ज्यादा हो गया है। 78 टेरावाट आवर्स से लेकर 100 टेरावाट आवर्स तक इसका जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया जाता है सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस और माइनिंग में। और यहां पर मैं आपको जस्ट कंपेयर करके बताता हूं, आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक बिटकॉइन का अगर हमें ट्रांजैक्शंस करना है, एक बिटकॉइन का सिर्फ मैं कह रहा हूं, उसकी वजह से 300 केजी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका प्रोड्यूस होता है। मतलब कि ट्रांजैक्शन करने में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है एनवायरमेंट के अंदर, तो 300 केजी मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू 7,50,000 क्रेडिट कार्ड स्वाइप। क्रेडिट कार्ड स्वाइप में भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आप 7,50,000 जब करोगे उतना इट इज इक्विवेलेंट टू 1 बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस। और इसको अगर आप किसी देश के साथ कंपेयर करके देखिए, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है बिटकॉइन का उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, इट इज मोर देन ऑस्ट्रिया का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, या फिर आप कह सकते हो बांग्लादेश का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, उससे ज्यादा यहां पर जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि ये जो कार्बन फुटप्रिंट है, ये तो हमने बात कर लिया इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की। कार्बन फुटप्रिंट सबसे ज्यादा, देखो एक तो आपका एनर्जी कंजम्पशन हो ही रहा है, वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन दूसरा इसका मेन प्रॉब्लम है कि जो हम एनर्जी इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उसमें ज्यादातर हम कोल बेस्ड पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे चाइना के अंदर अगर आप देखोगे, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया जा रहा है शिनजियांग प्रोविंस के अंदर, यहां पर कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है उसका बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। और जितना भी बिटकॉइन माइनिंग होता है उसका जो कॉस्ट अगर आप देखोगे, उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट 60% कॉस्ट बताया जाता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में खर्च किया जाता है। तो आपको मैं एक और आंकड़ा बताता हूं कि जनवरी के समय एक बिटकॉइन का कॉस्ट अराउंड $42,000 के आसपास था। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो विश्व भर में जितने भी माइनर्स हैं जो बिटकॉइन निकालते हैं, उनको $15 बिलियन एनुअली प्रॉफिट होता है, मतलब उससे वो अर्न करते हैं। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो 60% आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में ही चला जाता है। तो ओवरऑल टोटल एनर्जी की हम बात करें तो 184 टेरावाट आवर ऐसा बताया जा रहा है आज के डेट में कंज्यूम हो रहा है टोटल मिलाकर। कार्बन फुटप्रिंट जिसकी वजह से 90.2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका रिलीज होता है। इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू लंदन में जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट
करते हैं। तो ये पूरी हमने चर्चा कर ली जो रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, कार्बन फुटप्रिंट और बिटकॉइन के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं भारत और क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या चल रहा है। तो अभी के लिए अगर आप देखोगे देश भर में बताया जाता है कि 75 लाख क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स हैं इस समय देश के अंदर जो निवेश करते हैं, और 10,000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू के बिटकॉइंस इस समय देश के अंदर हैं, मतलब लोगों के पास हैं। और स्पेशली आपने देखा होगा जिस तरह से बिटकॉइन के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, 2020 में ये एक बिटकॉइन का कॉस्ट 4 लाख रुपीस था, आज के डेट में ये 41 लाख रुपीस, जस्ट इमेजिन कर सकते हो। और इसी की वजह से ज्यादा क्रेज बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम यहां पर कंप्लीट बैन लगाने वाले हैं, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे ऐसा समझ में आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम कैलिब्रेटेड अप्रोच अपनाएंगे। हो सकता है कि पूरी तरह से बैन ना करें, लेकिन देखने वाली बात होगी अल्टीमेटली बिल आता है कि नहीं आता है पार्लियामेंट में। ऑल्दो प्लानिंग तो चल रही है काफी समय से। तो ये पूरा वीडियो था, मैं आपको चाहता था कि इसके बारे में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, किस तरह से पावर आउटेज हुआ चाइना के अंदर, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। व्हाई माइट ब्लॉकचेन बी डिफिकल्ट टू रेगुलेट। जितने भी जैसे बिटकॉइन है, जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन के माध्यम से आपका वर्क करता है ज्यादातर, राइट? तो ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है रेगुलेट करना हमारे देश के आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इसको रेगुलेट क्यों नहीं किया जा सकता? इसका मेन कारण क्या है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।